Yes, good afternoon, all of you. So, chapter sound have been finished with the theory level, with the board level, right? So now we'll continue with the MCQs and how to prepare it for JE and MSCT and NEET as well. तो ये इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे. Yes. Okay, so just I will share the screen. Yes. So let us see what are the basic concepts to be developed, to be understood in this chapter. So basically सबसे पहली बात अगर हम करेंगे तो पता चलता है कि waves, what are the waves and what are the types of waves and how the waves are propagated. तो इसमें देखो होता क्या है ना कि कोई भी जो मीडियम होता है, समझो ये मीडियम है, ठीक है. Suppose this is a medium of any type of any waves. Just background noise थोड़ा सा है, 5 मिनट में वो खत्म हो जाएगा. Just yes. Okay, so basically suppose this is the medium. Okay, ये medium है. As we know already that every medium or every material consists of the atoms and molecules. बराबर है. तो इसके अंदर भी बहुत सारे atoms और molecules रहेंगे, बिल्कुल, no doubt. अभी suppose इसके अंदर जो अलग-अलग atoms है तो वो suppose इस तरह से रखे हुए हैं. मान लो कि एक लाइन में हम उसको दिखाएंगे. Suppose इन atoms को अगर हम suppose white color से अगर express करेंगे तो ये सारे atoms है, देखो ठीक से. ओके, तो अभी ये सारे एटम्स एक लाइन में है. अभी इसमें होता क्या है ना कि अगर सपोज हम इसके ऊपर कोई कुछ भी अगर हैमर करते हैं, सपोज इस हैमर से अगर इसको हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा. जैसे हम इसको स्ट्राइक करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक पहला जो एटम है, दिस एटम विल जस्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन लाइक दिस. ओके, इट्स वाइब्रेशन विल स्टार्ट इनिशियली. तो सबसे पहले क्या होगा कि ये पहले वाले एटम का वाइब्रेशन चालू होगा. जब ये एटम ऊपर जाएगा, ठीक है, तो होता क्या है ना कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो बढ़ जाता है. और वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये दूसरा जो एटम है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल आल्सो स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बट जब तक ये ऊपर पहुंचेगा ना तब तक ये वाला जो एटम है वो नीचे चला जा चुका होगा. देखो ठीक से, if you just see carefully, then we can see carefully that whenever this atom will just reach at the maximum point or top point, this atom will come back to the mean position after covering a half SHM, and at that time we can see that the distance between these two atoms will just get increased, and this atom, the third atom now, will experience a force in the upward direction. Because of that it will just start moving in upward direction. But so far as it moves at this point here, this atom, second atom, will just come back to the mean position again, and at that time this first atom
would attain its extreme position in the bottom point. यहाँ पे bottom point पे वो चला जाएगा, no doubt. उसके बाद फिर यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे जाएगा तो उसकी वजह से ये जो फोर्थ एटम है, इस फोर्थ एटम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये जो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये जो चौथा जो एटम है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसके कारण वो ऊपर जाने के लिए मूव करने लग जाएगा। लेकिन जब तक वो ऊपर यहाँ पे पहुंचेगा तब तक हम देख सकते हैं कि ये वाला जो एटम है वो यहाँ पे तक बीच में आ चुका होगा, उस समय तक ये जो है वो नीचे जा चुका होगा, और उस समय तक ये जो है वो बीच में आ चुका होगा। मतलब दिस फर्स्ट एटम will have completed one full oscillation when this fourth atom just starts moving, right? And fifth atom just starts moving. तो same procedure will just get repeated again and again. ये जो fifth atom है ना, ये जो पांचवा atom है अभी, तो वो अभी start करेगा ऊपर मूव करने के लिए। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा, तो जब तक वो ऊपर पहुंचेगा तो तब तक ये जो atom है ये जो है start करेगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन तब तक ये जो उसके पहले वाला जो एटम है वो एक आधा ऑसिलेशन कंप्लीट करके बीच में आ चुका होगा, तब तक ये वाला एटम जो है वो नीचे जा चुका होगा, और ये एटम यहाँ पे आ चुका होगा, और ये वाला एटम जो है वो ऊपर जा चुका होगा, एंड सो ऑन लाइक दैट। दिस कंटिन्यूस फॉरएवर, ये हमेशा होता रहता है। तो एवरी पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन लाइक दिस। तो हर एक पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। तो देखो जब ये पार्टिकल, ये सारे एटम्स जो है, तो इनको अगर हम सपोज ठीक से अगर टाइम लाइन पे अगर दिखाते हैं तो हम समझ सकते हैं आराम से। ये सारे एटम्स है सपोज, ये क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। देखो ठीक से, अगर ये जो पहला एटम है उसको हम बोल देंगे ए चाहिए, तो ठीक है, ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये ऐसे हमने इन सबको नाम देके रखा है। So when A will just move at the top point, what will happen is B will just start. But when this B will just move at the top point, the A will just come back to the mean position once again here. तो ये A जो है वो mean position पे आ गया, but B जो है वो ऊपर चला गया, यहाँ पे है अभी B, right? अभी उस समय C जो है वो just start कर रहा है, but जब C यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय तक B जो है वो बीच में mean position पे आ जाएगा, और तब तक A जो है वो नीचे जा चुका होगा। समझ सकते हो ठीक से? और फिर उस समय ये D जो है वो D स्टार्ट करेगा, but whenever this D will just move at the highest point, so far as that point the C will come back to the mean position again. तो यहाँ पे ये C जो है वो mean position पे आ चुका होगा, और उस समय तक B जो है वो नीचे मतलब लेफ्ट बॉटम एक्सट्रीम पॉइंट पे जा चुका होगा, और उस समय तक A जो है वो बीच में मतलब मीन पोजीशन पे फिर से आ चुका होगा। अभी E की बारी है, E will just start motion in upward direction, but so far as E will reach at highest point here, this D will come back to the mean position, and so far as that point this C will just move to the lowest point, and so far as that this B will just complete one oscillation and move at the mean position, and this A will just start second oscillation and reach at the highest point or extreme point in that time. Again, when this F will start and it will just move at the highest point of its trajectory, this E will come back to the mean position, and in that time this D will just move in the downward direction and will reach at the lowest lowest extreme position, and C will move to the mean position completing one full oscillation, and B will just start second oscillation and reach at the highest point, and A, after completing its after starting its second oscillation, it will come back to the mean position once again, and the same thing will just go on repeating. So far as this G reaches at the highest point, F will reach at the mean position, this E will reach at the lowest extreme position, this D will reach at the mean position completing one full oscillation, and C will just reach at the highest point, and B will reach at the mean position, and A will reach at the lowest extreme position. And now if suppose this H moves at the highest point here, then this G will just move at the mean position, F will go at the bottom extreme position,
E will move at the mean position, and D will reach at the highest extreme position, and this mean position, this will be at the extreme position, lowest extreme position, and A will be at the mean position, once again completing two full oscillations. देखो ठीक से A ने दो oscillations complete किए हैं, बराबर? B ने कितने oscillation complete किए हैं, क्या बता सकते हो? देखो H ने कितने oscillations complete किए हैं, G ने कितने oscillations complete किए हैं, F ने कितने oscillations complete किए हैं, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो oscillations, number of oscillations है, इसको हम एक सर्कल के साथ इक्वेट करते हैं, सर्कल के साथ इमेजिन करते हैं। देखो अभी इसमें हमको एक कंसेप्ट समझना है जिसको हम बोलते हैं फेज। याद रखो ठीक से, व्हाट डू यू मीन बाय द फेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। यस, सो सी, okay, suppose that we have a circle, ओके, इमेजिन करो एक सर्कल है हमारे पास, ओके, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल स्टार्ट करता है, कोई भी पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा तो उसका जो एंगल है वो हम मेजर करेंगे यहाँ से, इस ए पॉइंट से, ठीक है। तो अभी सपोज ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाता है। When the particle starts performing a circular motion along the circumference and it starts from A, okay, so when this particle will move from this point A to the point B here, ठीक है। तो ये पॉइंट जब A से B तक मूव करेगा तब तक हम देख सकते हैं उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, when this particle will be at this point A here, its displacement, vertical displacement will be 0, but when the particle will reach at this point, suppose P here, then its displacement will be obtained by just drawing a perpendicular on this y-axis. So this will be y here. Y is going to be actually its displacement, remember. And again, when this point will reach at this Q here, then its displacement, vertical displacement will be somewhat greater than that, the previous one. Again, when it will reach at this point R here, its displacement, vertical displacement will be still more than that, and like this. So that displacement is denoted by R here. And when this particle will reach at point B here, the vertical displacement will be maximum, because after the point B, the particle in circular motion is going to move in the downward direction, so that its y coordinate will just go on decreasing further, correct है? तो उसका जो y coordinate है वो धीरे धीरे decrease होता जाएगा और एक point पे आके वो 0 बन जाएगा, and once again afterwards it will just become negative. तो y coordinate जो है यहाँ पे negative बन जाएगा। जैसे ये पार्टिकल नीचे चला जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बन जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे आके वो नेगेटिव में भी मैक्सिमम -a तक जा सकता है, और पॉजिटिव में मैक्सिमम +a तक जा सकता है, ओके। और जैसे ही वो इस पॉइंट, ये सपोज पॉइंट B है, इसको हम बोल देते हैं C, और इसको सपोज D, तो इस D पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगा और आगे बढ़ेगा तो इट्स y कोऑर्डिनेट विल जस्ट गो ऑन डिक्रीजिंग इन द नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव में वो धीरे धीरे इस तरह से 0 के करीब जाता रहेगा in this way, and we can see clearly that its y coordinate will just go on varying continuously. तो y coordinate जो उस पार्टिकल का है वो continuously vary होता रहेगा, and according to the time जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इसका y coordinate जो है वो चेंज होता रहेगा। अभी हम इस y coordinate को एंगल के साथ रिलेट कर सकते हैं, पता है कैसे? देखो, it's very important thing to understand here. If suppose we consider this particle at P here, at that time its y coordinate can be represented like this. This is the y coordinate here. So in this case we can just draw a line joining origin and the point P here, and if we consider the angular velocity of this particle at P to be omega, then the theta, the angle covered by this particle here in time t will be actually equal to omega into t, just because we define the omega to be simply equal to the angle upon time, correct है? ये हमने सर्कुलर मोशन के अंदर देखा था।
तो इससे ही हमको मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, करेक्ट है। इससे हमको ये मिलता है कि ये एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी रहने वाला है। बट इफ वी जस्ट सी केयरफुली देन if we draw the perpendicular from this point on this point here, then this is nothing but the y coordinate, right, which can be obtained by just the according to the definition of sin theta in this triangle OPM। ओके, OPM ट्रायंगल के अंदर अगर देखेंगे तो sin थीटा इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो sin of theta is actually going to be the opposite side upon hypotenuse side, correct है। Opposite upon hypotenuse is the definition of sin theta, so here we can see clearly that sin theta will be actually equal to y upon a, and hence we can write that y is equal to a into sin theta. But as we know that theta is going to be actually omega t, right, so we can get immediately that y is equal to a sin omega t here in this way. This is the equation of motion of any particle in wave। तो वेव के अंदर कोई भी पार्टिकल जो होता है उसका इक्वेशन इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। For example, if suppose the particle after time a particle has a omega that is suppose pi by 4, okay, रेडियन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो pi by 4 रेडियन इतना एंगल कवर कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। So its equation will become y is equal to a sin pi by 4 into t। What does it mean in 1 second, ठीक है, t equal to 1 अगर देखेंगे ठीक से तो एक सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पता है। So you can find it out in this way, a sin pi by 4 only, and this is actually going to be a by root 2, correct है। तो इस तरह से a by root 2 मतलब यहाँ पे किधर तो भी होगा वो बीच में, right। But if we just put t equal to 2 here at the same point, तो क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे अगर t equal to 2 डाल देते हैं तो फिर यहाँ पे हमको मिलेगा y is equal to a sin pi by 4 into 2, correct है। And what is this pi by 4 into 2? It is actually going to be pi by 2, right, so it can be written as a sin pi by 2, and hence we can get this as a into 1, which is going to be a simply। So the y coordinate of this particle will be 1 or a when this time is going to be t equal to 2 here। तो 2 seconds के बाद a बनता है, y equal to a बनता है। And if we have the table of sin, if you observe the sin का टेबल कैसा होता है तो तुमको पता होगा ऑलरेडी, साइन थीटा और थीटा अगर हम देखेंगे ठीक से तो थीटा का वैल्यू जब 0 बनता है तो साइन थीटा इज आल्सो बिकम्स 0। व्हेन साइन थीटा बिकम्स पाई बाय 2 दैट मींस 90, साइन थीटा बिकम्स एक्चुअली 1, करेक्ट है। एंड हियर व्हेन दिस साइन थीटा बिकम्स पाई, in that case sin theta becomes 0 once again, and when sin theta becomes 3 pi by 2 मतलब 270, so in that case this sin theta becomes minus 1, and once again when the theta becomes equal to 2 pi, at that time the sin theta will become 0 once again। that means the sin theta का जो values है तो वो इस तरह से वेरी करता रहता है, 0 पे 0 होता है। if you plot this pi by 2 here, then we can see that at pi by 2 the sin theta value will be 1, right, and again when this angle becomes pi, the value will be 0, and when this sin will be theta will be 3 pi by 2 मतलब 270, then in that case the sign of that angle will actually be minus 1, and then at 2 pi it's once again going to be 0। if we join all these points then we can just get a curve like this। इस तरह का एक कर्व हमको मिलता है। okay, this curve is the sine curve, remember इसको साइन कर्व बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है वैल्यू 1 रहता है और ये वैल्यू -1 हुआ करता है। बट सिंस द इक्वेशन ऑफ दिस मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी y इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट, सो उसकी वजह से क्या होगा कि ओमेगा t के हिसाब से ये वेरी होगा, y कोऑर्डिनेट विल जस्ट वेरी अकॉर्डिंग टू द ओमेगा t। तो अगर यहाँ पे हमने ओमेगा t या सिंपली t भी अगर डाल दिया, सिंपली t डाल दिया सपोज, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये पार्टिकल जो है वो कभी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी 0 बनेगा, कभी a बनेगा। देखो यहाँ पे a बन रहा है कि नहीं, क्योंकि जब साइन पाई बाय 2 1 बनेगा तब ये साइन ओमेगा t जो है वो a into 1 मतलब a ही बन जाएगा।
तो इसलिए ये ए मैक्सिमम वैल्यू बनेगा उसका, फिर वापस कभी ना कभी वो जाके 0 बनेगा, फिर वापस माइनस ए बन जाएगा और फिर उसके बाद 0 बन जाएगा, एंड द सेम थिंग विल जस्ट गो ऑन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन लाइक दिस, इन दिस वे. So this is the equation of a wave. एक कोई भी पार्टिकल जो होता है वो जब इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है तो उसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आराम से. दैट इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t हियर. तो यहाँ से हमको पता चलता है कि व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स 1/4 ऑसिलेशन, दैट मींस व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट a to the point b here, in that duration its phase increases by pi by 2. Remember, pi by 2 is called as the phase, pi by 2, or we can call it as a 90 degree. Remember, इसको 90 degree भी बोल सकते हैं, no doubt. And when this same particle will just move from this point b to the point c further, in that case its phase again increases by pi by 2 degree, pi by 2 degree or 90 degree, and its phase actually becomes as pi here, or we can call it as 180 degree also. अगर डिग्री में चाहिए तो वो 180 इस तरह से हमको मिलेगा, otherwise pi is okay. And this when this same particle just move through some more 90 degree angle, in that case its phase will just still increase by 90 degree, and its phase will become actually 3 pi by 2 radian, or we can call it as 270 degree. Okay, and when the same particle will just cover one more interval of 90 degree and come back to this original point here again, then we can say that its phase becomes 2 pi, or we can call it as 360 degree. And similarly the phase will just continuously go on increasing here. तो जैसे यहाँ पे आगे स्टार्ट करेगा तो its phase will become 450 degree, then it will become 540 degree, then it will become 630 degree, and then again 720 degree, and just continue in the same way up to infinity, no problem. ये फेज जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, it's continuously it's increasing. Remember, so this is the concept of phase. Remember, when the particle completes one full oscillation मतलब यहाँ से स्टार्ट करके वो पूरा यहाँ पे जाके वापस यहाँ पे जाके वापस नीचे बीच में आ जाए, उसको हम बोलेंगे फुल, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. उस टाइम इंटरवल तक सर्कुलर मोशन वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पे जाके फिर यहाँ से यहाँ पे आके एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा. So far as this particle in circular motion completes a full circle, the particle in SHM or simple harmonic motion will complete the full oscillation, and time taken by this particle to complete full oscillation is also called as the periodic time t, and it is related with this omega by this formula 2 pi by omega, or you can say omega is also going to be 2 pi by t. Remember, this is the relationship between omega and period t, and this omega is going to be the angular velocity of the particle in uniform circular motion, which is going to be actually constant. Remember, and depending upon that this particle will just move in the up and down in vertical motion, which is called as a oscillatory motion. तो ये किस लिए बताया, क्योंकि हमको ये इस डिस्कशन के अंदर वो रिक्वायर्ड है. तो देखो, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो H वाला पार्टिकल है तो H पार्टिकल का फेज यहाँ पे कितना हो गया, तो हम बोल सकते हैं इट्स फेज इज गोइंग टू बी पाई बाय 2. बट व्हाट इज द फेज ऑफ दिस पार्टिकल G हियर, G पार्टिकल का फेज कितना हो गया उस समय, इट बिकम्स पाई, करेक्ट है, पाई उसको बोल सकते हैं आराम से. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट दिस पार्टिकल F हियर, F वाले पार्टिकल का फेज कितना हो गया यहाँ पे जाके, इट बिकम्स 3 पाई बाय 2. रिमेंबर, एंड हियर पार्टिकल एट G will have a phase of 2 pi accordingly, and this particle at D will be in the phase that is given by 5 pi by 2. Okay, 5 pi by 2, remember. And in the same way here this particle at C will be in the phase of 3 pi, and here this particle B will be in the phase 7 pi by 2, and in the same way here the particle at A will be in the phase 4 pi, and so on like that. So here we can see clearly that the different particles, if we join all the particles at a time, तो देखो ये सभी particles जो है वो suppose A particle कहाँ पे है, देखो अभी मैं उसको चाहिए तो येलो कलर से उसको एक्सप्रेस करता हूँ, ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है
ए वाला पार्टिकल बीच में है, सेंटर पोजीशन पे है, ठीक है। सबसे पहले ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल ए है वो सेंट्रल पोजीशन पे है। उस समय पार्टिकल बी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, दिख रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे है। उसी समय पार्टिकल सी कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है। उसी समय पार्टिकल डी कहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। फिर उसी समय ये पार्टिकल ई मीन पोजीशन पे है और पार्टिकल एफ नीचे है लोएस्ट पॉइंट पे, जी यहाँ पे बीच में है और एच जो है वो टॉप पॉइंट पे है। इफ वी जॉइन ऑल these points by a smooth curve, then we can get a curve like this. That means we are going to take a photograph of all these points at any instant, and this photograph will give us the equation of or graph of the wave in this way. So this wave will just continue in the same way. तो ये जो वेव है इसको बोलते हैं कि वेव इज प्रोपोगेटेड इन एक्स डायरेक्शन लाइक दिस। अभी वेव मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, वी कैन से इट इज सिंपली द डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस उसको हम बोल सकते हैं। दिस डिस्टर्बेंस एक्चुअली ट्रेवल्स, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड ओके। तो ये डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल करता जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको ही हम वेव बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। Yes, okay. So this is the basic concept of the wave propagation. Remember. अभी इसमें देखो, अगर वेव का इक्वेशन हमको अगर चाहिए, if you want to find out the equation of a wave, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि किसी भी एक पार्टिकल का जो इक्वेशन है तो वो ऐसे दिया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इट इज सिंपली द y is equal to a sin omega t, where omega is nothing but the angular frequency, which is nothing but 2 pi by t, or it can be also written as 2 pi into n here. Okay, so this is called as the angular frequency, remember. Now we will talk about yes, we will talk about the equation of wave now. Okay, तो wave का equation कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो ठीक से। if we just focus on the particle at A, okay, ये जो origin पे जो particle है, देखो क्योंकि जब भी वेव प्रोड्यूस होगा तो एवरी पार्टिकल विल बी सेट इनटू वाइब्रेशन, करेक्ट है। सो ए पार्टिकल जो है या ओ पार्टिकल उसको बोल देंगे, इट इज द सोर्स ऑफ द वेव, सो इट विल जस्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग इनिशियली। सपोज दिस इज द वेव फॉर्म हियर, ये सपोज पूरा वेव फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अभी ये सपोज ओ जो पार्टिकल है, उस ओ पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा बता सकते हो? If suppose we consider that this particle starts from mean position, so its equation of motion will be y is equal to a sin omega t, as we have just discussed now. Okay, give this equation number 1. Okay, now suppose we talk about this particle at a here, ये a वाला particle है, देखो ठीक से। तो what is the equation of this particle at a? ए वाले पार्टिकल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ओके, उसके लिए हमको ये समझना होगा कि ये जो पार्टिकल ए है ना, ये इस ओ के कंपैरिजन में 2 पाई इतने फेज से पीछे है, बिकॉज व्हेन दिस पार्टिकल ओ विल स्टार्ट इट्स ऑसिलेशन एंड इट विल कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन, एट दैट टाइम दिस पार्टिकल ए विल जस्ट स्टार्ट, करेक्ट है। सो द पार्टिकल ए विल स्टार्ट द मोशन only when this particle at O will complete one full oscillation. That means one full oscillation corresponds to a phase of 2 pi, right?
and that's why this A will have a phase of 2 pi behind. तो ये जो A है इसका फेज कितना है, 2 pi से पीछे है, क्योंकि वो उतना लेट स्टार्ट करेगा। सेम वैसे यहाँ पे ये B पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि दिस पार्टिकल B विल लैग इन फेज बाय 4 pi बिहाइंड दिस O हियर। तो O के कंपैरिजन में ये पार्टिकल B जो है वो 4 pi से पीछे रहेगा। Similarly, this C will have a phase difference of 6 pi and so on like that. Okay, so here we can consistently find out the equation of A, B, C and D respectively by just using this phase difference. So A का equation बनेगा A sin omega t minus 2 pi. समझा minus 2 pi क्यों? क्योंकि इसका फेज ही 2 pi से पीछे है, because this particle A starts its SHM late, and that's why its equation will contain minus 2 pi here. In the same way here, equation of particle at B will be like y is equal to A sin omega t minus 4 pi. In the same way here, the equation of C can be written to be simply equal to y is equal to A sin omega t minus 6 pi and so on like that. So ये सारे पार्टिकल्स का इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको 2, 3 या 4 बोल सकते हैं आराम से, नो डाउट। बट हियर इन जनरल इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ एनी पार्टिकल p ऑन दिस वेव, ओके, तो ये वेव के ऊपर जो p पार्टिकल है उसका इक्वेशन कैसे ढूंढ के निकालेंगे, तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि ये p पार्टिकल जो है वो कितना दूर है ओरिजिन से। तो सपोज x डिस्टेंस पे वो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हैं। जो पार्टिकल लैम्बडा इतने डिस्टेंस पे हुआ करता है उसका फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, राइट। दैट मींस द फेज डिस्टेंस लैम्बडा करेस्पॉन्ड्स टू द फेज डिफरेंस 2 पाई, करेक्ट है। सो अगर लैम्बडा का करेस्पॉन्डिंग 2 पाई है तो फिर x का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर हमने मान लिया डेल्टा, तो फिर इसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज करके हमको मिल जाएगा लैम्बडा अपॉन x is equal to 2 pi by delta, right? And if you want to find out delta, then we can get this delta in this side, so which is going to be equal to 2 pi x upon lambda. Do you agree with this? So this is the equation of the particle, this is the phase of the particle at point P here, which is in general any point at a distance x from the origin. So here the equation of the particle P will be given as y is equal to a sin omega t minus delta, because यहाँ पे जैसे 2 पाई 4 पाई या 6 पाई हमने लिया था, सेम वैसे यहाँ पे डेल्टा आने वाला है, क्योंकि पॉइंट P का हमको फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा हमने एज्यूम किया है। इसीलिए इस पार्टिकल P का जो इक्वेशन बनेगा फाइनली, जब हम ये डेल्टा का वैल्यू उसमें डाल देंगे तो वो बनेगा y is equal to a sin omega t minus delta, where delta is replaced by 2 pi x by lambda, correct है। And also we can just put this omega is equal to 2 pi by t as we know it here, so y becomes actually equal to a sin, and omega के बदले अगर हम डाल देंगे 2 pi by t, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 pi by t into small t minus 2 pi x upon lambda, and if we just take 2 pi common, then we can just get this equal to a sin 2 pi common, and here it will be t by capital T minus x by lambda in this way. And even अगर ये जो 2 pi by lambda होता है कि नहीं, 2 pi by lambda इसको propagation constant बोलते हैं, याद रखो ठीक से। This 2 pi by lambda is also called as the propagation constant. It is the change of phase, rate of change of phase with respect to distance. क्योंकि एक देखो यहाँ पे lambda distance पे जाने से फेज कितना चेंज हो गया, 2 pi से चेंज हो गया, तो एक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे बढ़ने से फेज कितना चेंज होगा, तो उसको बोल सकते हैं इट विल बी 2 pi by lambda, that is called as a propagation constant. It is denoted always by k, remember. So if we just denote it by k here, then we can just be able to get that y is equal to a sin, here it will be ये ओमेगा टी को वैसे ही रखेंगे, यहाँ पे 2 pi by lambda को सिर्फ k से रिप्लेस कर देंगे, तो हमको मिलेगा omega t minus kx. So and this is actually the equation of wave, remember. तो किसी भी वेव का ये इक्वेशन हुआ करता है, and this equation is common
मतलब ये जो ओमेगा एंड के ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो हमेशा वेव की इक्वेशन के अंदर आते ही है, और ये साइन वाला जो टर्म है वो भी आता ही है। इस ए को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, याद रखो ठीक से। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स, इवन ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो have the same equation, this similar equation here. Only the thing is that this y will be replaced by electric or magnetic field in case of electromagnetic waves, वो हम आगे चल के देखेंगे। बट यहाँ पे इतना समझ के लो ठीक से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, and this we have to learn and remember in today's lecture. So in the next lecture we will just talk about the main features of this equation, and also the concept of phase difference which is created due to the time and as well as due to the distance। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो भी हम कल के लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, so that we can use it in the solving MCQs। Okay, so let us stop this lecture here। Thank you all of you। Bye bye।